हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले इन सभी लिंक्स को आप लोग फॉलो कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, और ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का मतलब एंड्रॉयड ऐप भी हमारी एमबीए पाठशाला के नाम से है एंड दीज आर अवर कॉन्टैक्ट नंबर्स। आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आप लोग क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं बता देता हूं। हम लोग डिस्कशन करेंगे सीमैट की लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी का, कि सीमैट एग्जाम की लास्ट 15 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। आपको पता है 15 मई को हमारा एग्जाम है, और बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से आप एग्जाम रख रहे हो तो आपको वीकेंड्स पे रखना चाहिए, सैटरडे या संडे पे। ये कॉलेज के एग्जाम्स का टाइम भी है। आई डोंट नो, कुछ बच्चों के साथ तो क्लैश हो रहा होगा कि उनका कॉलेज का एग्जाम होगा या उनको जॉब का कुछ वो होगा। ये क्लैश करने वाला है, मतलब मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, अराउंड 2 से 3% बच्चों के साथ ये क्लैश करेंगी चीजें। कॉलेज वाले के एग्जाम का भी टाइम भी है ना, अभी सेमेस्टर एग्जाम्स भी मई मंथ में होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यार उन लोगों को तो क्या ही बोल सकते हैं हम। ठीक है, उन बच्चों को कैसे मैनेज करना पॉसिबल है तो कर लेना। अगर किसी का प्रैक्टिकल हो तो अपने कॉलेज वाले फैकल्टी से बोल सकते हो कि सर प्रैक्टिकल आप बाद में लेना मेरा। ये सारी चीजें आपको थोड़ा मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर मैनेज करने लायक हुआ, जैसे अब कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम है वो तो मैनेज हो ही नहीं सकता ना। अब देखो यार, लास्ट 15 डेज में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उसका सिलेबस तो अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपने कर लिया होगा, और लास्ट के 15 डेज में सिलेबस कंप्लीट होगा भी नहीं। लास्ट के 15 डेज में आप क्या कर सकते हो, आप मान लो आपका लॉजिकल रीजनिंग में 1-2 टॉपिक पेंडिंग है, वो पढ़ सकते हो। क्वांट में आपका एक आधा टॉपिक पेंडिंग है, वो पढ़ सकते हो। अब ये नहीं ना कि मैं लास्ट के 15 दिन में क्वांट के 10 टॉपिक पढ़ लूंगा, 5 टॉपिक पढ़ लूंगा, पॉसिबल नहीं है। कोई 1-2 टॉपिक ही हम लोग कवर कर सकते हैं अगर हमारा सिलेबस भी बचा हुआ है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए था। ठीक है, हम लोगों ने भी अपना एक पेड बैच लॉन्च किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो सीम वैसे तो हमने उसमें अराउंड 70 to 80% सिलेबस मार्च एंड तक पूरा करा दिया था। ठीक है, फरवरी एंड तक। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, जो बच्चे कुछ टॉपिक्स थे एग्जाम ओरिएंटेड जो सीमेट में आते हैं, थोड़ा एल्जेब्रा ज्यादा आ जाता है इसमें फंक्शंस भी पूछ लेता है, कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेता है। ठीक है, इसमें लॉग भी आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने थोड़ा अभी कवर करी। अब मोटा मोटा मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको पता है, देखो 5 सेक्शंस हमारे पास हैं और इन पांचों सेक्शंस के हमारे पास इक्वल वेटेज है। हम ये नहीं कह सकते कि क्वांट ज्यादा आता है एलआर कम आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पांचों सेक्शंस के, वो भले क्वांट वाला सेक्शन हो हमारे पास, ठीक है, हाँ वो भले हमारे पास क्वांट वाला सेक्शन हो। क्वांट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे। इन 20 क्वेश्चंस में आपको पता है, आप सीमेट का एग्जाम दो चाहे कैट का एग्जाम दो, सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना वो अरिथमेटिक का है। मतलब इन 20 क्वेश्चंस में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई जो अरिथमेटिक टॉपिक है हमारे उसमें से 7 to 8 क्वेश्चन आराम से आएंगे। 7 to 8 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के आएंगे, ये बात आप मान के चलो। फिर डीआई भी इसमें इसी के साथ आता है, तो आप डीआई के भी मान लो 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास डीआई के आएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास एलजेब्रा आता है। ठीक है, हाँ एलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक हैं, इक्वेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक हो गई, ठीक है, स्पेशल इक्वेशन हमारा सारा, एपीजीपी हो गई, लोगारिथम हो गया, सेट्स इंडाइसिस हो गया, फंक्शन ग्राफ, इनइक्वालिटी मॉडुलस। इन सारे टॉपिक से भी आप लोग 4 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारे एग्जाम में एल्जेब्रा, अरिथमेटिक के बाद एल्जेब्रा है जिसका थोड़ा वेटेज ज्यादा है। फिर हमारे जैसे बचा नंबर सिस्टम, बचा नंबर सिस्टम के आप वही 1-2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर जैसे हमारे पास मॉडर्न मैथ्स आ जाता है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के भी आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक भी हैं, इनसे भी आप आराम से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मोटा मोटा वेटेज हमारा रहने वाला है क्वांट में। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स जहां से आप क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है भाई, मतलब 7 क्वेश्चन अगर यहाँ से आते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से 9 ये हो गए, 4 क्वेश्चन यहाँ से 13, 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं 15, बाकी यही रहने वाला है। हो सकता है 2 की जगह 3 आ जाए, यहाँ 4 की जगह 5 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए। ठीक है, मोटा मोटा वेटेज रहेगा। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, अरिथमेटिक पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, डीआई पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, ज्योमेट्री मेंसुरेशन इजी आता है क्लास 9-10 के लेवल का, इस पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। एलजेब्रा पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे एग्जाम का लगभग 80 to 80% सिलेबस यही है। यहां से तो आप मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम से ज्यादा 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी 17 क्वेश्चन यहीं से आएंगे घुमा फिरा के। ठीक है, चलो ये तो हो गई क्वांट की बात। लास्ट के 15 डेज में क्या करना है सर क्वांट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। मैं अपने यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर सीमैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, ठीक है। अपलोड करूंगा, टॉपिक वाइज अपलोड करूंगा, ठीक है। जैसे आज मैंने अपलोड कर दिया टाइम एंड वर्क के, अगले दिन मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस के, इस तरह से मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी बात आती है हमारे पास रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग के भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लान कर रहा हूं अपलोड करने का, ठीक है। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा। आपको कुछ नहीं करना, वो सेशंस देख लेने हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, एक तरह से पता लग जाएगा कि पिछले सालों में एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचाएंगे। क्वांट में भी अपलोड करूंगा, रीजनिंग में भी अपलोड करूंगा। वर्बल में आपको पता है, अगर हम बात करें इंग्लिश वाले सेक्शन की, वर्बल वाले सेक्शन की, तो आपका जो सिलेबस है वो सब कुछ आता है इसमें। आरसीबी आ सकता है, पैराजंबल भी आ सकता है, ठीक है। हमारे पास ग्रामर और वोकैबुलरी का भी वेटेज है अच्छा खासा है। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ग्रामर, ये सब हमारे एग्जाम का पार्ट है। तो अगेन मैं बोलूंगा, देखो 15 दिन में तो ये पूरा का पूरा इंप्रूव नहीं हो सकता, बट हाँ जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो। लास्ट के 15 डेज में तो ये होना चाहिए कि हमने पिछले 5-6 साल में जितने भी सीमेंट के पेपर आए वो सारे के सारे पेपर्स हमें टिप्स पे होने चाहिए। पिछले 5-6 साल में जिस तरह के पेपर्स आए हैं उसी का एवरेज पेपर इस साल आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा मार्केट में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कुछ अलग नहीं आएगा, उसी का एवरेज पेपर हमारा इस साल आएगा। फिर बात रहती है जो दो सेक्शन सबको परेशान करते हैं, वो होता है जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर द टू सेक्शन। देखो जीके में अगर मैं बात करूं, जो इसमें स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके है, ठीक है, और फिर करंट अफेयर्स है, दो चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का इक्वल वेटेज है। मतलब 20 क्वेश्चंस में से मुझे ऐसा लगता है 10 क्वेश्चंस हमारे स्टैटिक जीके के हो रहे होंगे, 10 क्वेश्चंस हमारे पास करंट अफेयर्स के हो रहे होंगे। सर करंट अफेयर्स मतलब कब तक का? भाई लास्ट के 6 महीने का तो मान के चलो, ठीक है। लास्ट के 6 महीने में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई है, कुछ भी हुआ, ऐसा हुआ है, तो वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके मतलब अब पूछ ले भाई कबड्डी की टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो एक कोई स्पेसिफिक टर्म आ गया, टर्म बटरफ्लाई कौन से गेम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये फला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी कौन से गेम के लिए होती है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़ा समुद्र है, कोई ये कह ही नहीं सकता। मतलब ये तो एक ऐसा समुद्र है, कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई हाँ मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। आप नहीं कर सकते, कोई लिमिट ही नहीं है इस चीज की। इन दोनों सेक्शंस में ना मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोई बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करके गया है और कोई थोड़ा सा कम लेवल प्रिपेयर करके गया है, तो उन दोनों वो सेम ही लेवल पे हैं। मान लो कोई एक बहुत अच्छा बच्चा है, उसने कोई टॉपिक छोड़ दिया, और जो कोई नॉर्मल बच्चा था उसने वही टॉपिक पढ़ा, उसी से 3 क्वेश्चन आ गए। तो ये दोनों टॉपिक्स इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके मार्क्स में। बट जो बाकी के तीनों सेक्शन है, क्वांट हुआ, लॉजिकल रीजनिंग हुआ, वर्बल एबिलिटी हुआ, ठीक है, वो तीनों सेक्शंस डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। तो बाकी के तीनों सेक्शंस तो हमारे बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, बट हम ये भी ढील नहीं छोड़ सकते। मैंने बताया ना, लगभग इक्वल वेटेज है। 8-9 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आते ही आते हैं। फिर करंट अफेयर्स के मान लो, जो हमारे जो चीजें चलती रहती हैं, ठीक है, वो सब चीजें आप मान सकते हो, 10-11 क्वेश्चन उनके आ सकते हैं। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं तो देखो, नो डाउट ये वैसे तो पूरा एक सब्जेक्ट होता है। ग्रेजुएशन में जब हम लोग पढ़ते हैं पूरा एक सब्जेक्ट होता है। यहां पर आप लोग इसको अगर कवर करना है, अगले 15 दिन आपको पढ़ना है, तो जैसे ट्रेंड पता करो, ट्रेंड, ठीक है। मान लो मैं सीमैट 2024 देने जाने वाला हूं, मैंने आज तक इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ा, तो मैं क्या करता, मैं देखता भाई पिछले जब से इनोवेशन शुरू हुआ है, आई थिंक 2022 से शुरू हुआ था, ठीक है। 21 में तो नहीं आया था, 2022 से शुरू हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो 22 और 2023 में आई थिंक 4 स्लॉट हुए हैं एग्जाम के। उन चारों स्लॉट में इनोवेशन के कैसे क्वेश्चंस आए हैं देख लो। उनको एक कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लो कि किस किस टॉपिक से इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस आते हैं, वो नोट डाउन कर लो और उसी पे फिर काम करो। उन्हीं टॉपिक्स पे काम करो, उनको पढ़ लो। जैसे इसमें फाउंडर्स के बारे में, कंपनी की टैगलाइंस के बारे में, ये तो नॉर्मल चीजें जो आती रहती हैं। 3-4 क्वेश्चन हमेशा फंस जाएंगे, तो ये तो पता लग गया ना। फिर और क्या डेफिनेशन आ रही है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ी इनोवेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज होगी, तो आप उनको पढ़ते ही रीड करते ही सॉल्व कर लोगे। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। थोड़ी सी समझ इस चीज की होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। यहां पे हम ये नहीं कह सकते, मतलब ये बोलना किसी बच्चे के लिए भी, या किसने बहुत अच्छी तरह फुल्ली प्रिपेयर किया है, मतलब ये बोलना बहुत भारी होता है कि 20 क्वेश्चन इनोवेशन के आए थे, मेरे 20 के 20 ठीक हैं। बट ये बात क्वांट में और रीजनिंग में बोली जा सकती है।
वर्बल मेमोरी ज्यादा थी। यहां बोलना बड़ा टिपिकल है कि जीके के 20 क्वेश्चन आए थे मेरे 20 के 20 के ठीक है, नहीं। इन दोनों सब्जेक्ट्स में तो अगर आपके 20 में से 10-10, 12-12 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं तो इट मींस बढ़िया है करके आ रहे हो आप लोग, ठीक है। वो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बट जहां पे फुल मार्क्स आने के चांसेस है वहां पे हमें लाने चाहिए। क्वांट हमें अच्छी तरह करके आना चाहिए, एलआर हमें अच्छी तरह करके आना चाहिए, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्बिनेशन में अच्छी तरह करके आना चाहिए, ठीक है। मैं सेशन लूंगा तो मैं इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा कि इनमें क्या आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी मैंने बता दिया स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर लगभग इक्वल वेटेज आता है, इनको ढंग से कवर कर लो। अगेन कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा जीके कैसे पढ़नी है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप कैसे पढ़नी है, प्रीवियस पेपर्स को उठाओ, देखो उनमें कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट उन टॉपिक्स को तो कवर कर लो आप लोग, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी फोकस करो, एलआर में गलती ना हो, क्वांट में गलती ना हो, वर्बल में गलती ना हो, क्योंकि यहां पर बाकी बच्चे भी स्कोर करेंगे अच्छी तरह से। आप तो स्कोर करोगे, बाकी बच्चे भी करेंगे। बट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में लगभग एक टाइम के बाद सबका लेवल एक जैसा हो जाता है, ठीक है। वहां पे मतलब हम ज्यादा ये नहीं कह सकते ना 20 में से 20 ठीक हो गए, समझ रहे होंगे आई थिंक तुम मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बट यहां पे इन 60 क्वेश्चंस में से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। बाकी यार ये तो थी सब्जेक्ट वाइज वाली बातें, ठीक है। अभी जैसे सेशन वेशन डालूंगा तो एग्जाम से पहले भी एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है। दूसरी बात, आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ। इस टाइम पे हमारे लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका एनालिसिस करो कि मेरी कहां गलती हो रही है, उन गलतियों से सीखो। अगर कोई गलती मैंने मॉक टेस्ट 1 में करी है तो वो गलती मेरी रिपीट नहीं होनी चाहिए आने वाले मॉक्स में। मॉक्स देने का फायदा ही तब है, मॉक्स देने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम कम से कम उसका एनालिसिस करने में लगता है। तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट का, इन डेप्थ एनालिसिस। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्कोर इंप्रूव करना है तो मॉक्स का इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। मॉक्स लगाने से कुछ नहीं होता, उसका एनालिसिस किस लेवल पे हुआ है ये बहुत मैटर करता है। कि क्वांट में यार ये क्वेश्चन आया था इस बार हाइट एंड डिस्टेंस का, ये मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर इट मींस हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ना है, ताकि अगली बार अगर कोई हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आ रहा है तो वो मैं कर सकूं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है छोटी छोटी। बाकी बस मैं इतना ही बोलूंगा कि दिस इज द टाइम कि हमें लास्ट के 15 दिन में प्रीवियस ईयर पेपर्स पे थोड़ा काम करना है, ठीक है। उनको मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे। आप लोग एक्टिव रहना और टेलीग्राम चैनल पे जरा एक्टिव रहना, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला का। कल से मैं वीडियोस अपलोड शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है। एंड बाकी टेस्ट सीरीज हमने एमबीए पाठशाला की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, अगर आपको लगता है तो आप वो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर कल से, ठीक है। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।